हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पॉइंट को एक साथ करा देंगे, एक ही वीडियो में तीनों पॉइंट को फिनिश करा देंगे, ठीक है। और आज इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म हो जाएगी। तो चलो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2। पहले देखो, इसे पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में हैं। भाई हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं, ये तीनों जो नंबर हैं वो क्या हैं? अपर में हैं। सबसे पहले हमको इसको सिद्ध करना है, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1/√2 के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो भाई इसके लिए मुझे थोड़ी सी थ्योरी का पोर्शन है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं उस थ्योरी को लिख लेता हूँ, फिर आप उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने इसके लिए कुछ थ्योरी का पोर्शन था वो मैंने लिख लिया है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। देखो, हमने इससे पहले के जितने भी अपर में संख्या को प्रदर्शित करने वाले क्वेश्चन करे थे वो भी इसी तरह से करे थे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। भाई किसको दिखा रहे हैं? हम इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं? एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। इसलिए 1/√2 इजकल टू P/Q। भाई हम 1/√2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और या भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो है ना, कि मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया √2 बराबर Q/P। जैसे √2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और इनको उल्टा कर दूंगा तो Q/P तो हो जाएगा। या आप इस तरह से कर लो, P√2, P का गुणा किया √2 में और Q का गुणा किया 1 में, तो Q और √2 इजकल टू Q/P, है ना। P इसके नीचे आ जाएगा गुणा उसमें, ठीक है। या आप इस तरह से देख सकते हो कि √2 को अगर हम ऊपर ले गए तो √2 और इस Q को ऊपर ले गए, P को नीचे ले आए, ठीक है। और देखो, P का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया है, Q इजकल टू √2P, ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही हमने वर्ग किया तो Q का स्क्वायर इजकल टू √2P को हमने अंदर रखा और ये स्क्वायर चढ़ा दिया। और देखो, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और P का स्क्वायर P स्क्वायर। Q स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया? 2P स्क्वायर। और हमने इसे डाल दिया नंबर 1 इक्वेशन। अब भाई आपको पता है ये जो है इसके भाग में ही तो आएगा। ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, P के साथ में, इधर किस में आएगा? ये भाग में। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, ठीक है। अर्थात Q भी तुम्हारा कितने से विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। अब क्या करते हैं? अब माना Q इजकल टू 2K। हमने मान लेते हैं कि Q इजकल टू क्या है तुम्हारा? 2K है। Q इजकल टू हमने मान 2K। अब हमने क्या करा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का कर दिया वर्ग, ठीक है। दोनों पक्षों का जैसे ही हमने वर्ग किया तो देखो, Q का स्क्वायर और 2K का स्क्वायर, ठीक है। Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब देखो, Q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2P स्क्वायर, है ना। तो Q स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी 2P स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। अब देखो, 2 से हमने 4 को काटा, कितना बचा? 2। तो कितना बचा आप लोगों का? P स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। अब फिर से आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि P स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। P स्क्वायर कितने से विभाजित हो रहा है? 2 से, क्योंकि ये जो है 2 है, इसके साथ में किसमें? मल्टीप्लाई में, धरा के भाग में आ जाएगा ये। तो हम इसलिए बोलेंगे P स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अर्थात P भी 2 से विभाजित होगा। P भी क्या है? 2 से विभाजित होगा। अब भाई तुम्हें भी पता है ये भी 2 से विभाजित हो रहा है P, और तुम्हें यहाँ पर देख सकते हो आप लोग Q भी क्या है? 2 से विभाजित हो रहा है। P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो इनका HCF कितना आ गया? 2, ठीक है। पर हम जानते हैं कि यदि 1/√2, ये 1/√2 लिखा हुआ, 1/√2 एक परिमेय संख्या होती तो P और Q का HCF बनाता। भाई अगर जो तुम्हारा P जो 1/√2 है, ये अगर एक परिमेय संख्या होती तो तुम्हारा जो P और Q का HCF है वो कितना आता? बनाता। अतः अगर हमारा HCF आया कितना है? 2 आया है। आना चाहिए था कितना? अगर ये परिमेय संख्या होती तो HCF आना चाहिए था 1, बट हमारा HCF आया है 2। तो हम बोलेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यानी कि जो ये विरोधाभास है कि जो HCF तुम्हारा 2 आ गया है, ये हमारी कौन सी कल्पना के कारण हुआ है? त्रुटिपूर्ण कल्पना। और हमारी कल्पना कौन सी थी? कि हमने 1/√2 को क्या माना था? एक परिमेय संख्या। ये हमने कल्पना ही तो करी थी एक, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी। तो हम बोल सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ तो देखो, सेकंड क्वेश्चन की थ्योरी है
कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको भी हमने मान लिया 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब भाई जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 7√5 = P/Q। और √5 ये 7 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर ये Q के साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो √5 = P/7Q। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं भाई। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे नंबर होते हैं जिनमें माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं, यानी कि -3 ... -3 -1 0 1 2 3 ... यानी कि इस तरह से जो नंबर चलते हैं उनमें P और Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस Q की वैल्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पे Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है ना। और P की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें से, बस Q की वैल्यू एक 0 ही नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है भाई, सिंपल सी बात है, एक परिमेय संख्या होगी अगर ये P और Q पूर्णांक है तो। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब भाई ये एक परिमेय संख्या है और ये इसके बराबर में रखा हुआ है √5, तो सिंपल सी बात है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई पहले क्वेश्चन में ही हमने इसको सिद्ध किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, यानी कि ये जो विरोधाभास है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो गया, ये जो विरोधाभास हुआ है वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी, कि हमने माना था 7/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारी ये गलत कल्पना है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो अतः 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब भाई हमारी ये गलत कल्पना है 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिंपल सी बात है सही कल्पना क्या होगी कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की भी थ्योरी यही है कि माना कि देखो तीसरे क्वेश्चन में हमको इसको दिखाना है कि ये अपरिमेय है, तो इसीलिए हमने इसको भी लिख लिया कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब भाई 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने इसे P/Q के रूप में लिख लिया है। अब देखो ये 6 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये आगे इधर जाके माइनस का हो गया। तो √2 = P/Q - 6। अब भाई देखो P और Q यहाँ पे क्या ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक देखो मैंने अभी भी बताया था पूर्णांक क्या है। तो यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। भाई देखो परिमेय संख्या में आप लोग चाहे नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे नंबर को घटा लो, चाहे नंबर को जोड़ लो, क्या आता है, एक परिमेय संख्या ही आता है। तो भाई नंबर को घटाया तो सिंपल सी बात है एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। भाई जब ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के बराबर में एक तुम नंबर को रखोगे, तो सिंपल सी बात है क्या आएगी, एक परिमेय संख्या ही आएगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और हम क्या जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई इस क्वेश्चन को हम आप चाहो तो अपने एग्जाम्पल में देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर मतलब इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है 1.3 से पहले जो एग्जाम्पल है आप उनमें देख सकते हो। √2 उसमें दिखाया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, उसमें सिद्ध किया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और हमने अपरिमेय और परिमेय वाला संख्या पद्धति में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हमने वहाँ पे भी आपको बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या। आप इस चीज़ को याद कर लो या आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। भाई जो यह विरोधाभास हुआ है कि अपरिमेय संख्या किसके बराबर होगी, परिमेय संख्या के, तो ये जो विरोधाभास है हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कौन सी, कि हमने 6 + √2 को एक परिमेय संख्या माना, ये हमारी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, ठीक है। अब भाई जब ये एक त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी सही कल्पना क्या होगी कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.3 का द एंड होता है, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा तब तक, और तब तक के लिए धन्यवाद।